हेलो बच्चों। तो आज हम लोग साउंड का सेकंड लेक्चर है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को इसमें बात करना है, आपने झूला देखा होगा, स्विंग, हिंदी में झूला बोलते हैं इसको। होता क्या है कि इस टाइप का होता है, यहाँ बंधा होता है, ओके। होता क्या है, जब हम लोग झूला पे चढ़ते हैं और हिलाते हैं ना, तो ये एक दो ही टाइप का मोशन करता है, टू एंड फ्रो इसको बोलते हैं। जैसे ये आगे आएगा पीछे जाएगा, या फिर अगर इस साइड से लगा हुआ आगे आएगा पीछे जाएगा, दो ही मोशन करेगा। सपोज इधर से लगा हुआ है तो या तो ये आगे आएगा या फिर ये पीछे जाएगा, दो ही मोशन करेगा, आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा। तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ओके। जिसमें अप एंड डाउन साइड वेज में मोशन हो रहा हो। देख, कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के इधर इधर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन होगा, ओके। ये भी टू एंड फ्रो मोशन है। ये भी देखिए, यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, जो यहाँ पे एक शील्ड है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ से जो बंधा है, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट। इसका इधर इधर मोशन कर रहा है। इस पर्टिकुलर इस केस में क्या हो रहा है, इधर इधर मोशन हो रहा है। ये भी तो ट्रू एंड फ्रो मोशन ही हो रहा है। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में एक साइड जाना है, एक एंड के, जैसे यहाँ से इस एंड से इस एंड पे जाना है, फिर इस एंड से इस एंड पे आना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ओके। हम लोग समझेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है, ओके। वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहले हम डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे। डेफिनेशन है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का टू और फ्रो मोशन, हमने पहले ही बताया टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। अपने मीन पोजीशन से एक एंड से दूसरे एंड आना, यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ओके। ये है कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू द सेम पाथ। सेम पाथ मतलब जैसे ये पाथ बना ना यहाँ पे, तो इसी पाथ पे, ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ से चले फिर इधर चल गए, फिर इधर आए फिर इधर आए, ऐसा कुछ ना। एक पाथ होना चाहिए, सेम पाथ, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, कोई भी एक पाथ होना चाहिए जिसपे टू एंड फ्रो मोशन हो, ओके। थ्रू द सेम पाथ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसे अभी हम बताएंगे, एग्जांपल देंगे तो वहाँ से पता चलेगा। जैसे ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ओके, और इस फिक्स पॉइंट होगा, और इस फिक्स्ड पॉइंट के इधर और इधर मोशन होगा। जैसे ये लाइन इधर जाएगा, कभी कभी इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको वाइब्रेशन बोला जाता है। सबसे पहले द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का टू और फ्रो मोशन होगा सेम पाथ के अलोंग, ओके। और मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के आसपास, जैसे मीन पोजीशन हो गया इसके आसपास, उसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन था, समझते हैं बोल क्या रहा है। ये है कि एक गिटार, ओके। जैसे कि हमने आपको इसका एग्जांपल बहुत दिया है, फिर दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये स्ट्रिंग लगा होता है उसमें, ओके। हम लोग करते क्या है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए, कि इस स्ट्रिंग को पुल करते हैं। तो जब हमने इसको पुल किया इधर, सपोज इधर ऐसे किया, तो ये डिस्प्लेस हुआ, इधर आया, ठीक है। फिर यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा। आपने एक बार किया, लेकिन ये 3 बार होगा वापस, फिर यहाँ से यहाँ के रुक जाएगा, ओके। जो ये मोशन हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ इस टाइप का हुआ। ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये वाला लाइन, ओके। और यहाँ से क्या हो रहा है मोशन, यहाँ से इधर, सबसे पहले इधर हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया और रुक गया, ठीक है। तो यहाँ टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, देखा आपने। इसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? एक बार और देखते हैं इसको। हुआ क्या
कि ये एक लाइन है जिसको हमने मीन मान लिया। मीन पोजीशन का मतलब हुआ कि कोई फिक्स्ड पॉइंट। ओके, ये स्ट्रिंग तो हिलेगा लेकिन जो जिस जगह पे ये स्ट्रिंग लगा हुआ है वो नहीं हिलेगा, ठीक है। तो जिस जिस जगह पे ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है उसको हम लोगों ने मीन पॉइंट समझ लिया। अब ये स्ट्रिंग यहाँ आया, ओके, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये हो गया मोशन, राइट। और ये जो मोशन हुआ ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने देखा सेम पाथ फॉलो कर रहा है और एक मीन पोजीशन के अराउंड ही मोशन हो रहा है। सो टू एंड फ्रो मोशन हो गया और साथ में इसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? सो ऐसे हम लोग वाइब्रेशन को डिफाइन करते हैं। सो अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वन वाइब्रेशन क्या होगा। वन वाइब्रेशन तो बुक्स में ऐसा बोला गया है, लेकिन आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ द बॉब, समझाएंगे इसको, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, bob of simple pendulum about its mean position। वन वाइब्रेशन, ओके। बोला क्या है ये, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर, यहाँ पे नोट कर लिए, यहाँ पे लिख देते हैं वन वाइब्रेशन। ओके, सो आपने अपने वॉच में देखा होगा, पेंडुलम वॉच जो होता है उसमें होता क्या है कि ये एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉब लगा होता है और ये बॉब जिस पॉइंट पे रेस्ट होता है उसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन, ओके। जिस पोजीशन पे बॉब रेस्ट में है, डेट मीन्स वहाँ से वो मूव नहीं कर रहा है या फिर लौट के वहीं आ रहा है, ठीक है। लौट के वहीं आने का मतलब, अगर यहाँ गया बॉब और फिर लौट के यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, उस पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं। ओके, सो ये हुआ क्या, वन वाइब्रेशन का थोड़ा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये बॉब है, अब ये डिस्प्लेस होगा इधर, ओके, इस पोजीशन पे आया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ऐसे ही इधर आएगा ये, और पर्टिकुलरली पेंडुलम वॉच में ऐसा होता है कि जितना डिस्टेंस इधर कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस इधर कवर करेगा, ओके। इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बॉब यहाँ पे पहले रेस्ट में है, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। यो जो अभी मूव किया, टू एंड फ्रो मोशन जो किया, उसी को हम लोग बोलते हैं वन वाइब्रेशन, ओके। और इसको पर्टिकुलरली ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। अभी इसको आप लोग छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए कि जब सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होता है, ठीक है। वाइब्रेट होने का मतलब कि इधर से उधर जा रहा है, मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सो जब वो एक कंप्लीट कर लेता है उसको वन वाइब्रेशन बोलते हैं, ओके। जैसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, देन इट इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन, ओके। सो नोट करिए इसको। सो अब कभी कभी वन ऑसिलेशन भी पूछ लिया जाता है। सॉरी, CILTAN, वन ऑसिलेशन। सो वही होता है, जैसे ये बॉब हो गया, सेम कुछ नहीं, यहाँ गया पहले, इधर भी जा सकता था पहले लेकिन हमने यहाँ पे माना, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ,
इसी को हम लोग वन ऑसिलेशन भी बोलते हैं, वन वाइब्रेशन भी बोलते हैं। समझ में आया? ओके। सो अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्वभाव। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंस जो बातें हैं उसमें वाइब्रेशन में, उसको हम लोग जानेंगे। और अभी मज़ा आएगा ओरिजिनल साउंड का, हम लोग साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो चलिए, सबसे पहला जो है वो है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको एक बॉब का एग्जांपल दिया था, पेंडुलम वाला। ओके, ये स्ट्रिंग था, यहाँ पे एक बॉब लगा हुआ था और ये इधर जा रहा था अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हुआ क्या कि जो ये यहाँ से यहाँ गया ना, चाहे और भी आगे जा सकता था या और पहले रह सकता था, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी ये जितना आगे जा सकता है एक बार में, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, अब गिटार वाले केस में लेते हैं। जैसे ऐसे था, वहाँ पे स्ट्रिंग था, सिर्फ स्ट्रिंग बना रहे हैं, देखिएगा ये हुआ इसका मेन पोजीशन। अब यहाँ से हमने इसको पुल किया, होगा क्या कि या तो ये इधर आएगा, यहाँ तक आ सकता था, या फिर यहाँ तक आ सकता था। ओके, सो ये जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक ये कवर कर सकता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, आइदर साइड, किधर भी साइड, इधर या फिर इधर। इधर हम लोग खींच रहे हैं तो इधर मैक्सिमम हो जाएगा, इधर खींच रहे हैं तो इधर मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो अब इसमें एक और चीज़ जानना है, इसका यूनिट SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है? SI यूनिट मीटर, ठीक है, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, आप जानते होंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए, और सब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आएगा ये, आपका 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये जो वाइब्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, और ख़ास करके ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो तीनों तो पक्का। ओके, सो इसको बैठा लीजिए, एक बार और कोशिश करते हैं समझाने का। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वो जहाँ तक जा सकता है, जितना दूर वो जा सकता है। अब ऐसा ना कि हुआ कुछ ऐसा है, पहले यहाँ तक गया, ओके, कुछ एनर्जी कम होने के कारण अगले स्टेप में यहीं तक गया, तो वो नहीं होगा। जो वो जितना दूर जा सकता था उतना चला गया, पहले स्टेप में या फिर दूसरे स्टेप में, किसी भी स्टेप में जो सबसे दूर तक जो जहाँ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, सो जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइब्रेशन का, वो है फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी कितना वाइब्रेशन करता है, इसको फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। गिटार लेते हैं, इस टाइप का होता है। ओके, इसमें स्ट्रिंग लगा होता है, बहुत एग्जांपल है, आप लोग इससे फेमिलियर हो चुके हो। सो क्या है, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये इसका मेन पोजीशन है, क्या होगा, ये यहाँ जाएगा। ओके, मतलब डिस्प्लेस होगा ये, हमने इसको पुल किया इधर, तो इधर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, होगा ना, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होगा, ऐसे, सॉरी, इधर और इधर टू एंड फ्रो मोशन होगा। सो इसमें क्या होगा कि एक सेकेंड में जैसे हमने इसको इधर खींचा है, तो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, कितनी बार करता है ये। जो अभी हमने दिखाया है वो एक बार हुआ, मैंने बताया था आपको, वो वन वाइब्रेशन होता है। समझ में आया? वैसे ही कितनी बार एक सेकेंड में कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आया होगा? नहीं आया तो एक बार एक और एग्जांपल से समझते हैं, पेंडुलम वाला। सो पेंडुलम वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या हुआ, ये बॉब था, ओके, ये इसका एम्पलीट्यूड था,
एक्सट्रीम पोजीशन। सो इधर भी होगा ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, शॉर्ट में लिख दे रहा है, ये भी होगा इसका एम्पलीट्यूड। होगा क्या कि सपोज हमने इसको इधर किया, सबसे पहला मोशन इधर किया, सो हमने जैसे इसको इधर किया तो ये इधर गया, ओके, सबसे पहले ये यहाँ पे गया, यहाँ से फिर ये रिटर्न यहाँ आया, ओके, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, इसको हम लोग वन वाइब्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? इसी को हम लोग वन ऑसिलेशन भी बोलते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया। सो अब क्या होगा कि एक सेकेंड में ऐसा कितना बार, मतलब कितना वाइब्रेशन करता है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब समझ में आया होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हर्ज। हर्ज, ओके, इसको HZ से डिनोट करते हैं, हर्ज। T साइलेंट होता है, और इसको फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, और हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। ये होता है तरीका डिनोट करने का फ्रीक्वेंसी को, और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं HZ से। सो अब एक बार और समझते हैं इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलना चाह रहे थे। जैसे एक बॉब हो गया, ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट, सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया गया, ओके, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आके रुक जाएगा। समझ में आया? और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग वन वाइब्रेशन नहीं बोलते, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, उसको नहीं बोलते। ये जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करता है उसको हम लोग वन वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, उसको हम लोग वन वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये पूरा जैसे वन वाइब्रेशन हुआ, ये वैसा ही कितना वाइब्रेशन करता है एक सेकेंड में, ओके, वन वाइब्रेशन या टू वाइब्रेशन, थ्री वाइब्रेशन, फोर वाइब्रेशन, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओके। जैसे एक सेकेंड में 4 वाइब्रेशन किया, सपोज एक सेकेंड में 4 वाइब्रेशन होता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी लिखने का, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 4 हर्ज Z, ओके, HZ से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? सो नोट करिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1 हर्ज, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए देख लीजिए, छोटा सा है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज 1 इन 1 सेकेंड होगा, सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड होगा, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 हर्ज। इसको नोट कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 हर्ज। मतलब क्या हुआ? जैसे एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन करता है, सो हम लोग उसको 1 हर्ज बोलते हैं। समझ में आया? अब 1 हर्ज क्या होता है? अगर एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन हुआ तो उसको 1 हर्ज बोल देंगे। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकेंड में हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जब एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन हो तो उसको 1 हर्ज बोल देंगे। समझ में आया? ओके, नोट करिए इसको। सो अब थर्ड जो है वो है टाइम पीरियड। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक बार हम समराइज करेंगे इसको, लेकिन ध्यान दीजिए पहले। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मीन्स सेम वही, फिर एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम वाला। हुआ क्या? ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, ओके, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ये हो गया 1 कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ। अब क्या होगा? ये 1 वाइब्रेशन तो हो गया। अब इस
में कितना टाइम लगा, वन वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया? यानी एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ में आया? सबसे पहला था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हुआ? बॉब कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहाँ तक डिस्प्लेस हो सकता है, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दूसरा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है बॉडी, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन बॉडी कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट होता है हर्ज, और 1 हर्ज, या अगर एक सेकंड में एक वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको 1 हर्ज बोलते हैं। तीसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ओके, SEC से डिनोट किया जाता है। समझ में आया? सो यहाँ होता है आपका आज का लेक्चर ख़त्म। कल हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। ओके, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जो साउंड में। सो थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।